Hello, dear students. How are you? Uh, we have just completed the fifth chapter, that is acid, bases, and salt. And from that chapter, now we are moving to the next chapter, which is the sixth one, physical and chemical changes. In this chapter, we will try to understand what are the changes, why it is happen, what are the types of the changes, how can we differentiate. So all of these will we will study in this chapter. Okay. तो ये चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज के नेम से आप जैसा कि देख रहे हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है चेंज, क्यों होता है चेंज, इसके क्या टाइप्स हैं, किस तरह से चेंजेस होता है, चेंजेस क्यों ज़रूरी हैं हमारे लिए, कौन से चेंजेस अननेसेसरी हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे वन बाय वन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले समझना ये ज़रूरी है कि हम लोग क्या क्या चेंजेस देखते हैं अपने डेली लाइफ में। यानी हर क्षण या हर दिन एक ना एक कोई चेंज होता है। जैसे आप देखते हैं सन का मूवमेंट, दिन से रात होना, ये भी एक चेंज ही है ना। सन ईस्ट में निकलता है, हमको दिखाई पड़ता है निकलते हुए, और वेस्ट में सेट हो जाता है। तो सनराइज टू सनसेट एक चेंज होता है। ये पूरे दिन चेंज ही चलता रहता है, सन का पोजीशन चेंज होता रहता है। इसी तरह क्या होता है कि जैसे दूध से दही बनना, दूध पहले मीठा होता है क्योंकि उसमें लैक्टोज शुगर होता है, ठीक है ना। तो लैक्टोज शुगर होने की वजह से उसमें मीठापन होता है, लेकिन जब वो दही में चेंज हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, वो सोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है टेस्ट में, है ना। तो ये अब खट्टा हो गया। अब खट्टा हो गया तो यानी कुछ नया इसमें बन गया है, क्योंकि वो दूध जैसा उसका फ्लेवर या टेस्ट नहीं रहा। तो एक तरह का ये चेंज हो गया। इसी तरह किसी को कोल्ड ड्रिंक बनाना है या शरबत बनाना है, गर्मी के दिनों, जैसे अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, समर सीजन चल रहे हैं, तो ठंडा कुछ बनाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, शुगर लेते हैं, और उसको मिक्स कर लेते हैं, उसमें आइस क्यूब या ठंडा पानी मिला लेते हैं फ्रिज से। तो ये भी एक तरह का चेंज है कि शुगर अलग था, पानी अलग था, उन दोनों को मिक्स करके हम लोगों ने शरबत बना ली, या कोई जूस बना लिया, कोल्ड ड्रिंक बना लिया, है ना। तो ये सारे बहुत सारे छोटे छोटे कई तरह के चेंजेस आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो आप महसूस करेंगे। और जो लाइफ है वो चेंज का ही नाम है। आप सुने होंगे कि लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है, बिना चेंज के कुछ भी नया होना इम्पॉसिबल है। तो चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे इसमें और एग्जांपल दिया है कि स्ट्रेच रबर, जैसे तना हुआ रबर। रबर आप लोग जानते हैं कि वो फ्लेक्सिबल होता है, और उसको खींचेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन छोड़ेंगे तो वापस अपने पोजीशन में आ जाता है। तो ये भी एक तरह का चेंज है ना। कि खींचने पे वो लंबा हो गया रबर, और छोड़ें तो वो वापस छोटा सा हो गया। हम्म, तो ये इसका स्ट्रेचेबिलिटी, ये भी एक चेंज दिखाता है रबर का। ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसको आप ध्यान से अपने घर में या घर के बाहर, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो घर के बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, तो घर में ही आप बहुत सारे चेंजेस को ऑब्जर्व करिए, देखिए, और उसका लिस्ट बनाइए, और अपने फेयर कॉपी में एक पेज पर उसको एज ए प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कि आपने आपने क्या क्या चेंजेस देखे, वो किस कैटेगरी में आएगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि किस कैटेगरी का आपको चेंज ये लगा, और किस किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो गया, किस कैसा उसका परिवर्तन हुआ। ये सारे चीज़ों को आप इसमें प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, एक पेज का अपने फेयर नोटबुक में। अब उसके बाद, जैसा कि इस चैप्टर का नेम है कि बेसिक जो मेजर कैटेगरी है चेंजेस के, वो है फिजिकल और केमिकल चेंज। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे चेंजेस के टाइप्स मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ द रेट ऑफ चेंज, किस तरह से वो चेंज हो रहा है, कितना जल्दी कितना स्लो हो रहा है, कौन सा चेंज ज़रूरी है, कौन सा चेंज ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। वो ऐसे देखा जाए, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर अगर देखे जाए तो चेंजेस कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली दो मेजर कैटेगरी है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगर हम लोग इसके अलावा कोई चेंजेस फिलहाल सोचें तो दो चेंजेस हो सकते हैं, फास्ट चेंज एंड स्लो चेंज। फास्ट चेंज यानी ऐसे परिवर्तन या ऐसे चेंज जो बहुत तेजी से होते हैं, जिसको हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना, ये फास्ट चेंज है, क्योंकि ये कुछ घंटों में, 4 से 6 घंटों में दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है ना। लेकिन क्या पौधे, छोटे पौधे से पेड़
6 घंटे में या एक दिन में बन जाता है? नहीं। तो प्लांट से ट्री बनना ये स्लो चेंज है, लेकिन दूध से दही बनना क्या है? ये फास्ट चेंज है। इस तरह से और भी आप स्लो और फास्ट चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने घर में या बाहर। ठीक। तो चलिए पहले फिजिकल चेंज से स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल चेंज होते क्या हैं। कुछ एक्टिविटी दी हैं, पहले उसको समझते हैं, फिर इसके कंक्लूजन पे आते हैं कि अल्टीमेटली फिजिकल चेंज का मीनिंग क्या है ना। तो यहाँ पर फिजिकल चेंज में पहला एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला दिया है एक्टिविटी 6.1 में कि आप एक पेज ले लीजिए, कोई फालतू सा पेज ले लीजिए, क्योंकि यूजफुल पेज वेस्ट करना गलत होगा, है ना। तो कोई फालतू पेज जिस पे आप ऑलरेडी रफ कर चुके हैं, जो यूजेबल नहीं है, तो वो कंप्लीट पेज एक ले लीजिए, उसको उसके 4 टुकड़े कर दीजिए, सीजर की हेल्प से उसको काट लीजिए 4 स्क्वायर्स में। फिर जो 4 स्क्वायर बने उसके फिर और 4 टुकड़े कर दीजिए। तो इस तरह से, और उसके जो 4 टुकड़े बने उसके भी और 4 टुकड़े कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पर आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है। इस तरह से आप कर सकते हैं और छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। फिर उन सारे जो पीसेस आप किए हैं सीजर से पेजेस के, उसको एक पास में लाकर कलेक्ट करके रख दीजिए। इस तरह से कलेक्ट करके रखिए ताकि वो जब पीसेस को एक साथ रखें अरेंज करके, तो वो एक पेज लगे जैसा ओरिजिनल पेज था। अब क्या हम उस सारे पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं? क्या वो पूरा पेज हो गया वापस? तो कहा जाएगा नहीं, वो सारे पेज वापस वो नहीं बन पाए, क्योंकि वो पीसेस में हो गए। एक कंप्लीट पेज से हम लोग स्टार्ट किए थे, उसको कई पीसेस में कट कर दिए, है ना। फिर अब क्या हो रहा है कि सारे पीसेस को अरेंज कर दिए तो पेज जैसा लग रहा है उसका लुक, क्योंकि सारे एक पास पास में अरेंज हैं। लेकिन हम लोग उसको नहीं कर सकते, ये कंप्लीट वन पेज है, ये कई सारे पीसेस ऑफ पेज का एक कलेक्शन है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। हालांकि हम लोग ग्लू से, फेविस्टिक, फेविक्विक या टेप जो आता है उसको हेल्प से इन सारे पीसेस को स्टिक कर सकते हैं, चिपका सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी उनमें गैप तो रह ही जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट पेज नहीं बनेगा। ठीक। तो ये एक तरह का क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। फिजिकल चेंज कैसे हो गया उसको हम लोग आगे समझेंगे। फिजिकल चेंज का मतलब हम लोग ये जो 3-4 एक्टिविटी दी हैं, 5 एक्टिविटी, उसके बाद हम लोग आराम से उसके कंक्लूजन पे आएंगे कि ओवरऑल इन सारी एक्टिविटी का मीनिंग क्या निकलता है। ठीक। अगर सिंपल भाषा में समझना है तो इस पहले एक्टिविटी से ये समझ में आया कि पेज हम लोग स्टार्टिंग में लिए थे और बाद में भी पेज ही रहा, पेज में कोई चेंज नहीं आया, बस उसके शेप एंड साइज में चेंज आया, क्वालिटी पेज का वही रहा। ठीक ना। जैसे इस फिगर में देखा जाए, यहाँ पर इस फिगर में सभी रेड कलर के पेजेस हैं, है ना। तो काटने पे वो वाइट नहीं हो गया, सारे रेड ही रहे। तो पेज वही है, क्वालिटी वही है, क्योंकि उसी पेज के बहुत सारे पीसेस हैं, लेकिन क्या हुआ, उसके शेप और साइज चेंज हो गए हैं काटने पर। तो ये फिजिकल चेंज का प्रॉपर्टी है। आगे भी और हम लोग समझेंगे। चलिए एक्टिविटी 6.2 समझते हैं क्या है। 6.2 में क्या है कि आप चौक वगैरह आप देखते ही होंगे स्कूलों में, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, कैलकुलेशन कराते हैं मैथमेटिक्स के, या होमवर्क देते हैं, या अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स को आपको डिस्प्ले करते हैं लिख करके बोर्ड पर, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, समझ में आ जाए, है ना। तो लिखते समय बहुत सारे चौक जैसे जैसे लिखते जाएंगे, उसका पाउडर फॉर्म जब रब करते हैं टीचर, तो पाउडर नीचे गिर जाता है। तो सारे चौक पाउडर को इकट्ठा कर लीजिए, है ना। या फिर अगर चौक पाउडर नहीं है अवेलेबल, तो फिर क्या करेंगे, कुछ 1-2 पीस चौक के लीजिए, उसको क्रश कर दीजिए, उसको तोड़ दीजिए, पीस दीजिए, पाउडर के फॉर्म में कर दीजिए। अब उस पाउडर में पानी मिलाइए, ठीक है, थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। ठीक। एक चौक का पेस्ट तैयार हो गया पाउडर का। फिर उसको रोल करिए हाथों से, हाथों की हेल्प से उसको चौक जैसा शेप देने का ट्राई करिए। ठीक है। और फिर उसको ड्राई होने दीजिए, सूखने दीजिए। ठीक। क्या चौक वापस वो चौक पाउडर से चौक बन गया? अब तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, कुछ हद तक वो चौक जैसा बन जाएगा, लेकिन कम्प्लीटली नहीं, क्योंकि जो कंपनी से चौक बन के आते हैं उसमें कुछ ग्लू और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो उसको थोड़ा स्टेबिलिटी देते हैं, उसका शेप थोड़ा फिक्स रहता है, थोड़ा फोर्स लगाते तब टूटता है। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, चौक को पानी से मिला करके बना रहे हैं और उसको शेप दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका स्टेबिलिटी या थोड़ा स्ट्रेंथ कम रहेगा, हालांकि वो चौक जैसा ही बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे
कि चौक पाउडर से चौक बना है, यानी कोई नया चीज़ नहीं बना ना, चौक से चौक ही बना है, वो पाउडर फॉर्म में था, उसको एक शेप दे दिए, शेप चेंज हो गया, हुआ ना चेंज। जैसे पेज वाले एग्जाम्पल में एक बड़ा पेज था, उसको काटे तो छोटे पेज हो गए, तो पेज तो रहा ही, दोनों पेज वही है, सेम क्वालिटी के, बस उसका शेप चेंज हो गया। इसी तरह यहाँ भी चौक क्या है, पहले चौक था, फिर पाउडर बना दिया उसको, फिर पाउडर से पेस्ट बनाकर रोल किया, और फिर वापस क्या बन गया, चौक बन गया। तो शेप चेंज हो रहा है लेकिन मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल से, दोनों एक्टिविटी से हम लोग ये समझे हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल एक्टिविटी देखते हैं। तीसरा एक्टिविटी बच्चों आप देखेंगे कि इसमें लिखा है कि आइस क्यूब्स या आइस ले लीजिए, आइस के कुछ टुकड़े ले लीजिए एक ग्लास में या प्लास्टिक के टम्बलर में। ये टम्बलर वर्ड से आप लोग कंफ्यूज ना होना बच्चों। टम्बलर वर्ड अगर किसी क्लियर नहीं तो मैं बता दूं कि टम्बलर मीन्स एनी वेसल विच डू नॉट हैव एनी हैंडल, ठीक ना, कोई ऐसा बर्तन जिसमें हैंडल ना हो उसको टम्बलर बोलते हैं। तो ग्लास में तो हैंडल होता नहीं तो उसको टम्बलर बोलेंगे। जैसे कप हो गया, कप में तो हैंडल होता है तो उसको टम्बलर नहीं बोलेंगे। तो ऐसा बर्तन जिसमें हैंडल ना हो, उसमें कुछ भरा जा सके, उसको हम लोग टम्बलर बोलते हैं। तो ग्लास, यहाँ कांच का ग्लास ले लेंगे या प्लास्टिक का ग्लास टम्बलर ले लेंगे, उसमें आइस क्यूब ले लेंगे, कुछ आइस के टुकड़े, और फिर उसको थोड़ा देर सनलाइट में रख देंगे आइस क्यूब को, ठीक, ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, आइस पूरा नहीं, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, तो ताकि ये हो जाए कि उसमें थोड़ा पानी भी रहे जो आइस के मेल्ट होने में बना है, और थोड़ा आइस भी रहे, ठीक। अब उसको तुरंत फिर सनलाइट से लेते आइए जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होता है। अब ये मिक्सचर तैयार हो गया, आइस और वाटर का मिक्सचर उसमें है। अब क्या करिए, नाउ प्लेस द टम्बलर इन फ्रीजिंग मिक्सचर। अब उसको फ्रीज में रखिए। क्या करना है, उस टम्बलर को, जो आइस और वाटर का मिक्सचर है, उसको फ्रिज में रखना है, लेकिन उसके पहले उसमें सॉल्ट भी डाल देना है। क्या डाल देना है, नमक, ठीक। तो नमक डाल देंगे। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या पानी फिर से सॉलिड आइस में चेंज हो जाएगा। तो देखो बच्चों, जब नमक डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, तो जो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, ठीक। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिस पे जो आइस, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का, जिस पे वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब सॉल्ट डालते हैं तो जो अ, वो क्या करता है, वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को आइस के और कम कर देता है, यानी वो 0 डिग्री से भी कम कर देता है, यानी पानी और कूल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बर्फ जो है पिघलेगा नहीं, ठीक, बर्फ लंबे समय तक वैसा ही रहेगा, क्योंकि सॉल्ट ने सारा जो हीट था उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, और जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट जो है बर्फ का कम हो गया है, ठीक। अब बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, अब वो फ्रीज नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, यानी वो और ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो फ्रीज ही होगा, है ना, क्योंकि उसको फ्रीज में भी रख दिए, एक प्लस पॉइंट है। तो इस तरह से क्या हुआ कि पहले हम लोग बर्फ को लिए, उसको थोड़ा देर सनलाइट में रख के पिघलाएं, पूरा नहीं, थोड़ा, ताकि कुछ बर्फ पिघल जाए, कुछ रहे। फिर उसको क्या किया, सॉल्ट डाल करके फ्रिज में रख दिए। तो सॉल्ट डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट बर्फ का कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है उस सोल्यूशन का वो और कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम हो जाएगा यानी ठंडा, और ठंडापन बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा ठंडा पानी हो जाएगा उतना ही लंबे समय तक बर्फ स्टेबल रहेगा, वो पिघलेगा नहीं। और इसको एक तो प्लस पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि इसको फ्रीज में रख रहे हैं तो फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पानी जो है आइस में कभी चेंज हो रहा है, तो कभी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, लेकिन कभी भी पानी कुछ नया फॉर्म, नया चीज़ नहीं बना रहा है, ठीक ना, पानी पानी ही है। वाटर जो हम लिए, वाटर कुछ नया केमिकल नहीं बना, तो यानी यहाँ पे भी मटेरियल सेम है, बस उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे कि पिछले एक्टिविटी में हम लोग समझे थे। आइए हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, एक्टिविटी 6.4, ठीक है ना बच्चों। तो एक्टिविटी 6.4 देखते हैं यहाँ पर, ये 6.4, वेट अ मिनट, ये एक्टिविटी 6.4 है ना। तो देखते हैं क्या एक्टिविटी दी है इसमें। बॉयल सम वाटर इन कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। ये कह रहा है कि कोई कंटेनर लीजिए, छोटा सा बर्तन या छोटा कोई भी बर्तन,
उसमें क्या है, पानी को बॉयल करिए, मतलब उबालिए। पानी बॉयल कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। तो जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और जिस टेम्परेचर पे जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है, यानी बर्फ में बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसा कि अभी हम लोग पिछले एक्टिविटी में समझे। तो 0 डिग्री सेल्सियस को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस को बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कंटेनर कोई लीजिए, उसमें पानी को बॉयल करिए। तो बॉयल करते समय आप क्या देखेंगे, भाप दिखेगा आपको, स्टीम दिखेगा, भाप निकलता हुआ पानी के सरफेस से, है ना। तो होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाई इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। कोई पैन ले लीजिए, यानी कोई बर्तन या कोई ढक्कन टाइप का कुछ मेटल का, जिसका कोई हैंडल दूर से रहे ताकि आपका हाथ न जले। तो भाप जो निकल रहा है उसके ऊपर वो ढक्कन थोड़ा ऊंचाई पर रखिए, भाप ताकि उस ढक्कन के अंदर के नीचे के सरफेस से जाकर टकराए, है ना। कुछ देर तक उसको पकड़े रहिए दूर से हैंडल से, ताकि आपका हाथ न जले। फिर आप क्या देखेंगे कि आप देखेंगे कि फिर जैसे कि काफ़ी देर तक वो बॉइलिंग होता रहा और आप वो भाप ऊपर निकल रहा, भाप के थोड़ा ऊपर आप एक ढक्कन या कोई बर्तन लिए हैं, जैसे कोई अ, जैसे प्लेट वगैरह होता है मेटल का, एल्युमिनियम का या फिर स्टील का। तो उसको एक हैंडल वाला ढक्कन से ऐसे दूर से आप पकड़े हैं। फिर कुछ देर बाद उस ढक्कन को हटाएंगे, तो आप उस ढक्कन के नीचे क्या देखेंगे, उसमें आप देखेंगे पानी की बूंदें रहेंगी बहुत सारी जो नीचे गिरने लगेंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पानी को हीट किए, वाटर को हीट किए, तो क्या हो गया, वो बॉयल हुआ, बॉयल होकर के फिर स्टीम में यानी वेपर में चेंज हुआ, भाप में बदल गया, ठीक। यानी उसका एक फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड से वेपर यानी गैस फॉर्म। अब गैस को हम लोग इकट्ठा किए एक सरफेस पे किसी बर्तन पे, तो वापस वो लिक्विड में बदल गया, हम लोग को पानी की बूंदें दिखेंगी। आप ये इजीली ऑब्जर्व किए होंगे घर में खाना बनते हुए। आप अगर नहीं ऑब्जर्व किए तो कभी घर में किचन में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आपकी मम्मी घर में खाना बना रही हो तो आप इजीली ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो देखेंगे आप कि वो पानी की बूंदें गिर रही हैं, यानी वापस भाप जो है और लिक्विड फॉर्म में यानी वाटर के फॉर्म में चेंज हो गया। तो इस पूरे एक्टिविटी में आपने क्या देखा, क्या समझा कि पानी जो है अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है। पानी के कितने फिजिकल स्टेट है, हर मटेरियल की तरह 3 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड यानी आइस फॉर्म, लिक्विड यानी लिक्विड वाटर जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, और थर्ड फॉर्म क्या है, गैसियस फॉर्म यानी वेपर, भाप। तो यहाँ पर पानी भाप बन रहा है और भाप से वापस पानी लिक्विड फॉर्म में बदल रहा है। तो लेकिन पानी ओवरऑल चेंज नहीं हो रहा, पानी तो वही है, पानी का जो केमिकल या जो भी कुछ है वो सेम है, सेम वाटर है, लेकिन उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये इस एक्टिविटी से हम लोग को दिखा। तो इस चारों एक्टिविटी में आप लोगों ने यही पाया कि मटेरियल वही रह रहा है, लेकिन उसके शेप एंड साइज या उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं। चलिए आगे इसको हम लोग समझेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्टिविटी एक्टिविटी भी दिया है, साथ में एक क्वेश्चन दिया है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। कि कभी भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो अपने माता पिता, पेरेंट्स या बड़े भाई बहन की निगरानी में ही घर पर करें, ठीक है ना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपको कोई हार्म ना हो। और फ्लेम, कोई आग पे, जैसे ये एक्टिविटीज़ हैं कुछ चेंजेस के जिसमें आग जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको केयरफुली करिए ताकि कोई भी हार्म ना हो, किसी को चोट ना आए, घाव ना लगे। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सावधानी के लिए, अलर्ट अलर्ट के लिए आपके है। तो इसको ज़रूर फॉलो करिए, हर चीज़ को ध्यान से सही से सोच समझ के और बड़ों की हेल्प से ही करना चाहिए, तभी वो चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं, उनके गाइडेंस में करना चाहिए, ठीक है। तो एक्टिविटी 6.5, काफ़ी सारी एक्टिविटी हो गई हैं इस चैप्टर में। अच्छा भी है क्योंकि एक्टिविटी से आप इजीली समझेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ को आप घर पे कर भी सकते हैं, है ना। तो एक्टिविटी 6.5 में क्या करना है कि होल्ड यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टोंग। मतलब एक हैक्सॉ ब्लेड ले लीजिए, जो ब्लेड होता है काटने वाला, ये ब्लेड नहीं, जो छोटा वाला हैक्सॉ जो होता है, जो पेड़ के पत्ते वगैरह को काटने के लिए होता है, विथ अ पेयर ऑफ टोंग, ठीक है। उसमें टोंग लगे रहे, टोंग मतलब अ, जो ये ब्लेड है, हैक्सॉ ब्लेड का मतलब होता है कि उस तरह का ब्लेड जो आरी में होता है ना, कुछ नुकीले दांत वाले,
रहता है उस तरह का ब्लेड लीजिए, उसको किससे पकड़िए, टोंग से यानी चिमटे से पकड़ लीजिए। ठीक, अब चिमटे से पकड़ लिए, उसके बाद कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। गैस स्टोव पे जो ब्लेड का फ्री एंड है, मतलब टोंग से आप पकड़ेंगे चिमटे से, और ब्लेड का एक हिस्सा आप गैस स्टोव पे रख दीजिए और गैस स्टोव चालू कर दीजिए और जला दीजिए ताकि वो गर्म होता रहे, ब्लेड का एक हिस्सा गर्म होता रहे गैस स्टोव पे। ठीक, कुछ मिनट तक ऐसा करिए। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, क्या ये ब्लेड का जो कलर है जो आग पर रखा गया है वो चेंज होता है? तो ये आप बहुत बार ऑब्जर्व किए होंगे घरों में कि कोई चीज़ अगर मेटालिक चीज़ हम लोग आग पे रखते हैं काफ़ी देर के लिए, तो ज़्यादा हीट होने पे वो रेड कलर का हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्व कर लेता है तो रेडिश कलर का दिखने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा वो हीट अप हो गया है। तो वैसा ही आपको कलर दिखेगा, इसलिए ये टोंग से पकड़ने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये टोंग भी थोड़ा लंबा होना चाहिए ताकि दूर से पकड़ें और ब्लेड का एक साइड ही केवल उस गैस स्टोव पे रखें गर्म होने के लिए, जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए। ठीक, और तो ये कलर आप ऑब्जर्व करेंगे, चेंज देखेंगे। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। फिर कह रहा है कि वही ब्लेड को वापस गैस स्टोव से हटा लीजिए, हटा करके फिर उसके टिप को देखिए कि अब कैसा दिख रहा है टिप उसका, है ना। तो अब उसका अगर टिप आप ध्यान से देखेंगे तो वो वापस नेचुरल वैसा ही कलर का हो जाएगा जैसा वो ओरिजिनल था, लेकिन जब हीट अप हो गया था तो रेडिश कलर का दिख रहा था, है ना। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, तो क्या ओरिजिनल कलर में वापस चेंज हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस होता है, क्योंकि जब हीट करते हैं तो हीट की वजह से थोड़ा सा उसका सरफेस, क्योंकि स्टोव वगैरह या कुछ भी हम लोग यूज करते हैं तो उसमें से थोड़ा सा डस्टी मटेरियल या स्मोक हल्का सा निकलता है, चाहे वो एलपीजी यूज करें या कुछ भी। जब कभी हम लोग कुछ भी पकाते हैं तो देखेंगे थोड़ा सा ब्लैकनेस आ जाता है बर्तन के बॉटम पे, है ना। तो यहाँ पर भी उसका इफेक्ट थोड़ा सा पड़ेगा और ब्लैकिश हो जाएगा, लेकिन अगर उसको साफ कर देंगे रगड़ कर तो अल्टीमेटली वो किस कलर का दिखेगा, ओरिजिनल कलर का ही, क्योंकि वो तो एक इम्प्योरिटी है जो गैस स्टोव से निकल कर आई है जिसकी वजह से कालापन हुआ है। अदरवाइज गर्म जब हुआ था वो तो रेड दिखेगा, और वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको गैस स्टोव से हटाएंगे तो नॉर्मल जिस कलर का था उसी कलर का ब्लेड दिखने लगेगा। ठीक, थोड़ा सा हीट अप होकर उसका कलर चेंज हो सकता है। तो 6.1 6.2 अब सारे एक्टिविटीज़ का कंक्लूजन यहाँ पे दिया है। अब हम लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि 6.1 और 6.2 एक्टिविटी में आपने पेपर या चौक वाला देखा कि ये सब पेपर या चौक के शेप चेंज हुए, साइज उनका चेंज चेंज हो रहा था। फिर 6.3 6.4 में क्या हुआ, वाटर का स्टेट चेंज हो रहा था, हम लोगों ने देखा था। बर्फ से पानी बन रहा था, पानी से बर्फ वापस बन रहा था, या पानी से भाप बन रहा था, भाप से वापस पानी बन रहा था, है ना। लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, इस तरह का 6.4 तक एक्टिविटी हुआ। और 6.5 में हैक्सॉ ब्लेड का कलर चेंज होता है, हीटिंग करने पर, हीट करते हैं तो कलर अलग हो जाता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी हैं इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है, फाइनल क्या समझाना चाहता है फिजिकल चेंज को, वो हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी मटेरियल का शेप हो, साइज हो, कलर हो या स्टेट, यानी किस स्टेट में वो है, अगर वो, ये सारी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है, और इनमें कोई चेंज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। क्लियर, कि किसी भी चीज का रंग, रूप, स्टेट, फिजिकल स्टेट या साइज, शेप, कलर, ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हम लोग फिजिकली कैसे दिखते हैं, कोई मोटा पतला दिखता है, कोई फिट दिखता है, कोई अ, अ, इस तरह से, कोई बर्तन बड़ा है, कोई छोटा है ना। तो ये सब इस अलग अलग आकार हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी मैटर के। ठीक, अब उसमें कुछ भी चेंज हो गया, बर्तन बड़ा था लेकिन उसको पिघला, इतना गर्म कर दिया कि पिघल कर छोटा आकार का सिकुड़ कर हो गया। ठीक है, अगर ऐसा इमेजिन करें तो क्या हुआ, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ तो किस तरह का चेंज हो गया, फिजिकल चेंज, है ना। यानी उसके केवल रंग, रूप, आकार,
कलर में चेंज हो रहा है, इसके फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, वो मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। यही हम लोग अभी तक के 5 एक्टिविटी में समझे हैं। इसी तरह की एक्टिविटी को फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ सकते हैं। जैसे रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? कि ऐसी चेंज जिनको हम लोग वापस रिवर्स कर सकते हैं, वापस बस वापस ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। लेकिन ये सारे जगह पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम लोग ने लकड़ी काटा, मान लो एक लकड़ी काटा, लकड़ी के एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो क्या उस छोटे लकड़ी से वापस बड़ा लकड़ी बन पाएगा? नहीं। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिवर्स नहीं कर सकते, है ना, लेकिन मैक्सिमम को रिवर्स कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि अगर फिजिकल स्टेट का बात करें तो जैसे पानी से भाप बनना, या पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, ये सारे जो फिजिकल स्टेट में जो चेंजेस हो रहे हैं ये रिवर्सिबल हैं। ठीक, सारे के सारे हम लोग रिवर्सिबल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए यहाँ स्टेट में लिखा है कि फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल होते हैं। ठीक, अब जैसे पेज को हम लोगों ने काटा था छोटे छोटे टुकड़े में, तो वो क्या है? रिवर्सिबल है, यानी फिर छोटे टुकड़े से एक पेज बना सकते हैं। हाँ, उसको स्टिक करके ग्लू वगैरह की हेल्प से एक पेज जैसा शेप तो दे सकते हैं अरेंज करके सही से, लेकिन एक्चुअली में तो वो पूरा पेज बना नहीं, क्योंकि उसमें गैप आ गया। तो कुछ चेंजेस या मैक्सिमम चेंजेस, फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल है, यानी उनको वापस उल्टा उस प्रोसेस को रिवर्स करके हम लोग क्या कर सकते हैं? वापस ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। जैसे बर्फ से पानी बना सकते हैं, और पानी को फिर ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, जो फिजिकल स्टेट वाला मैंने अभी बताया। लेकिन जैसे कि दूध से दही बनता है, फिर दही से वापस दूध बन पाएगा? नहीं। तो ये एक फिजिकल चेंज तो है, ये फिजिकल चेंज नहीं है, सॉरी। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो हम लोग समझें कि मैक्सिमम जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं फिजिकल चेंजेस। अब देखते हैं, इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ये मैं पहले से बताता आ रहा हूँ आप लोगों को सारे एक्टिविटी से, कि सारे में मटेरियल एक ही है, मटेरियल कुछ नया नहीं बन रहा है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, और साथ में क्या होता है कि उसमें कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल चेंजेस। ठीक ना? जैसे स्टार्टिंग के पहले एक्टिविटी से अगर ध्यान दें, तो पेज हम लोग लिए थे, उसके टुकड़े किए और टुकड़े किए काट करके स्क्वायर शेप में, तो अल्टीमेटली वो पेज ही रहा, पेज से कुछ और नहीं बन गया। उसी तरह सेकंड चौक से चौक पाउडर बनाया, पाउडर से पेस्ट बनाकर फिर चौक बना दिए, तो ये प्रोसेस रिपीट हुआ, और चौक चौक ही रहा, उसमें कुछ नया नहीं बना। इसी तरह बर्फ़ से पानी बनना, पानी से बर्फ़ बनना, या पानी से भाप बनना, भाप से पानी बनना, ये सारे प्रोसेस में क्या है? मटेरियल पानी रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। यानी कोई नया चीज़ नहीं बनता है इसमें, कोई न्यू, there is no any new thing formed in such kind of changes, and physical changes are those kind of changes in which there is change in the physical properties of the matter. Okay, चलिए अब हम लोग दूसरे तरह का चेंज समझते हैं। ये कौन सा चेंज आप देख रहे होंगे यहाँ पर? केमिकल चेंज। ठीक ना? दूसरा चेंज है मेजर, जो मेजर कैटेगरी है चेंज का, वो है केमिकल चेंज। तो अ चेंज इन विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज रस्टिंग ऑफ द आयरन। केमिकल चेंज के लिए सबसे सिंपल सा आपके लिए एक एग्जांपल दिया है कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक ना? यानी लोहे में जो जंग लगता है उसको लिया जाए, तो उसको समझा जाए, वो एक तरह का क्या है? केमिकल चेंज है। तो ये लोहे में जंग लगना, आप लोग सभी लोग देखे होंगे, रस्टिंग, जंग लग जाता है तो लोहे, तो उस पर थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का या ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है, जिससे वो आयरन के जो आर्टिकल्स या जो भी कुछ चीज़ें होते हैं, बर्तन या पार्ट्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं रस्टिंग की वजह से, है ना? तो ये रस्टिंग एक केमिकल चेंज है। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। तो और ये जो रस्टिंग होता है ये किस तरह से होता है? जैसे किसी भी लोहे के सामान को ओपन एयर में छोड़ दीजिए, और ओपन एयर में छोड़ देंगे, तो ओपन एयर में अगर हवा में मॉइस्चर है, मॉइस्चर हमेशा रहता ही है लगभग हवा में, तो
और ऑक्सीजन भी रहता है। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से या वाटर से रिएक्शन करके जो वो लोहे का आउटर सरफेस है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक ना। एक नया चीज़ उसके ऊपर सरफेस बन जाता है, वो बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। केमिकली उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आयरन ऑक्साइड का लेयर, उसी को रस्ट बोलते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग को रस्टिंग से बचाना है किसी भी चीज़ को, तो क्या करना पड़ता है कि जो हम लोग देखते हैं गेट, हमारे घरों पे जो गेट लगे रहते हैं, फ्रंट गेट या खिड़कियाँ अगर लोहे की बनवाए हैं तो उसमें पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग कर देंगे तो हमारा जो वो लोहे का दरवाज़ा या खिड़की या विंडो कुछ भी है, उसका जो आयरन का पार्ट है वो पेंटिंग से कवर हो जाएगा। फिर वो एयर के कांटेक्ट में और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो रस्टिंग से बच जाता है। लेकिन अगर उस पर कोई पेंटिंग या कोई भी कवर नहीं चढ़ाए हैं, कोई पेस्ट नहीं लगाए हैं, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, वो एक्सपोज रहेगा, वो ओपन रहेगा और कभी भी उस पर जंग लग सकता है। और अगर उसकी देख रेख नहीं करेंगे तो जंग, जो रस्टिंग है प्रोसेस बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा और वो हमारा लोहे का जो भी सामान है वो वीक हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ये होता है, द दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। तो ये ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस बनता है लोहे के ऊपरी ऊपर के सरफेस को, उसको रस्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को रस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ओवर द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड रस्टिंग एंड दैट ब्राउन कलर ऑफ द सब्सटेंस विच इज फॉर्म ओवर द आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड रस्ट, ठीक। Iron gates of park or farmland, iron benches kept in lawns and garden, almost every article of iron। जैसे लोहे के बहुत सारे कुछ एग्जांपल दिए, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है लोहे से, मैक्सिमम चीज़ें बनी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे लॉन में, पार्क में जो गेट बना होता है आयरन का, या बेंच बने होते हैं, लोग बैठते हैं पार्क वगैरह में जाते हैं, और गार्डन में या हर जगह जो भी लोहे के सामान है, अगर वो ओपन में है, क्योंकि गार्डन है या पार्क है, पब्लिक पार्क है, तो वो तो ओपन ही रहेगा, और ओपन रहेगा तो उसमें रस्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक ना। एट होम अगर उसको रस्ट से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, उससे पेंटिंग वगैरह करना पड़ेगा ताकि वो प्रोटेक्टेड है। एट होम यू मस्ट हैव सीन shovel and spade getting rusted when exposed to the atmosphere for some time। जैसे कि आप लोग घर पे देखे होंगे शॉवेल, स्पेड, ये सब जो चीज़ें, तो बच्चों ये जो शॉवेल या स्पेड होता है, इसको हम लोग, शॉवेल को क्या बोलते हैं, फावड़ा नहीं बोलेंगे। एक जो यहाँ पर पिक्चर में तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, वो इस एक ऐसा होता है पार्ट, मेटालिक होता है, उसका हैंडल लोहे का भी रहता है या वुडन रहता है, लकड़ी का भी रहता है, उससे कोई भी चीज़ इकट्ठा करके फेंकते हैं। एक होता है फावड़ा जिसको स्पेड बोलते हैं, फावड़ा यानी मिट्टी को काटने के लिए, और मिट्टी को उठाकर फेंकने के लिए जो होता है दूसरा, उसी को शॉवेल बोलते हैं, ठीक। तो ये दोनों, या और भी जो भी हम लोग अपने बगीचे में ज़मीन खोदने के लिए, पौधे लगाने के लिए, सब इस तरह के कुछ आयरन के आर्टिकल रखते हैं, सामान रखते हैं, तो उस क्या होता है, रस्टेड हो जाते हैं, उनमें रस्ट लग जाता है क्योंकि वो एक्सपोज रहते हैं, अधिकतर उनका काम रहता है बाहर का। क्योंकि हम लोग को प्रतिदिन या कुछ दिनों पे अपने बगीचे में, अगर हमारे पास खेत है, हम लोग गाँव में रहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, उसका यूज करते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, बाहर रहेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, फिर वो रस्टेड हो जाएगा क्योंकि मॉइस्चर के भी कांटेक्ट में आएगा, हवा के भी कांटेक्ट में आएगा, और दोनों ही रिएक्शन करके उस पर रस्टिंग कर देंगी। इन द किचन, जैसे किचन का दिया हुआ है कि किचन में एक वेट आयरन पैन, यानी सूखा, सॉरी, वेट आयरन पैन यानी कि गीला तवा, सॉरी सूखा नहीं, गीला तवा, मतलब तवा है वो गीला है, उसको सुखाया नहीं गया। और जैसे खाना हमेशा बनाना रहता है, तवे पे रोटियां बनानी है, फिर उसके बाद उसको धोकर रख दिया गया, तो मान लीजिए उसको धोकर ऐसे रख दिया गया, उसका पानी पोंछा नहीं गया किसी कपड़े से, तो काफ़ी देर तक अगर पानी रहेगा, साथ में ऑक्सीजन एयर तो है ही, तो कांटेक्ट में रहेगा, तो तवे पे क्या हो जाएगा, जंग लग जाता है। ऐसे आप अपने घरों में देख सकते हैं कि अगर लोहे का तवा है या लोहे का कढ़ाई है, तो अगर उसको धोकर रख दिया गया, तो कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद आप देखेंगे कि उस पर रस्टिंग लग जाता है अंदर, तो फिर उसको रगड़ कर साफ करना पड़ता है, और उससे रस्टिंग लगने से क्या होगा, वो उसका सरफेस भी काफ़ी ख़राब होते जाता है और पतला होते जाता है। हालांकि एक दिन में वो पतला ख़राब नहीं हो जाएगा, लंबे समय में रस्टिंग होता रहेगा, और उसको हम लोग अवॉइड करेंगे बार बार, तो हमारी लापरवाही से तो ख़राब होगा। लेकिन इसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपके घर में
कोई भी लोहे का सामान है या लोहे के बर्तन है घर किचन में, तो उसको आप देख सकते हैं कि भीगा हुआ छोड़ेंगे तो उसमें रस्ट लग जाता है। रस्ट इज नॉट एन आयरन, नॉट आयरन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रस्ट जो है लोहा नहीं है, वो आयरन नहीं है, आयरन ऑक्साइड है। यानी आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और पानी से रिएक्शन करके, मॉइस्चर से रिएक्शन करके या पानी से बोल सकते हैं, उससे रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और उसी को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो यानी वो रस्ट आयरन नहीं, लोहा नहीं, वो उस आयरन जो है, आयरन का बर्तन है, उसमें से आयरन के पार्टिकल निकल गए और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है या पानी है और ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना दिए, और उससे वो जंग बन गया, रस्ट बन गया। ठीक। और ये रस्ट जो है, जब उसमें से आयरन के पार्टिकल निकलेंगे, जिस आयरन का सामान जिस पे रस्ट लग रहा है, तो अल्टीमेटली वो वीक होगा ही, कमजोर हो जाएगा, है ना। तो यही रीजन है। इट डिफरेंट फ्रॉम द आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। तो यही लिखा हुआ है कि जिस लोहे के सामान पर ये रस्ट लगता है वो उस आयरन से डिफरेंट होता है, वो रस्ट। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक नया केमिकल बन जाता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक। तो आयरन के चीज़ों पे जो जंग लगता है वो आयरन ऑक्साइड होता है, तो वो आयरन नहीं है, वो कुछ नया केमिकल बन गया। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी से या इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, इन सारे एग्जाम्पल से, कि केमिकल चेंज में क्या होता है, कुछ नया बनता है। ठीक। ओरिजिनल जैसा सेम चीज़ नहीं रहता है, इसलिए इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। ओके। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इन केमिकल चेंजेस देयर इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग, while in the case of physical change there is no formation of any new thing, only the original thing will remain as such। फिजिकल चेंज में ओरिजिनल जो मटेरियल था वो वैसा ही रहेगा, केवल उसके शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा। जबकि केमिकल चेंज में शेप साइज का तो पता नहीं, शेप साइज तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। क्योंकि लोहा है, लोहे से बन गया जंग, और जंग का केमिकल फार्मूला अलग है, लोहे का केमिकल फार्मूला अलग है। लोहा आयरन होता है, और जो जंग होता है, रस्ट होता है, वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक। तो ये केमिकल चेंज है जिसमें कुछ नया बन गया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू थिंग। चलिए कुछ और केमिकल चेंजेस को देखते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। ये जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिविटी 6.6, ठीक ना, टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। इसमें लिखा है कि ये टीचर के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए, क्योंकि ये कुछ केमिकल रिएक्शन के हैं, तो ये आपको घर पे तो अवेलेबल नहीं होंगे कुछ केमिकल्स। तो ये आप स्कूल जब रहें तो स्कूल में टीचर की हेल्प से ये देख सकते हैं, उसको डेमो देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं और समझ सकते हैं सारी प्रोसेस को। ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए इस एक्टिविटी करते समय। इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक मेटल होता है, तो उसका रिबन शेप का बहुत पतला, जैसे हम लोग रिबन गर्ल्स पहनती हैं, वो तो कपड़े का होता है, तो ये पेज जैसा, कागज़ के जैसा होता है। ये मैग्नीशियम मेटल बहुत ही मुलायम होता है, कागज़ के जैसे रिबन शेप का होता है, और इसको जलाते हैं तो बहुत ही चमकती हुई रोशनी देता है, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। काफ़ी तेज रोशनी देता है, जो हानि, इसमें हार्मफुल रेडिएशन निकलती है, इसलिए लगातार इसको नहीं देखना है। पहला ये सावधानी आपको बरतना है इस एक्टिविटी को करते समय, एक टक इसको नहीं देखना है। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। इसमें यही लिखा है कि टीचर, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, टीचर को समझाना है कि बच्चे लगातार उसको, रिबन को देखते हुए न देखें, क्योंकि उससे आई की जो विजिबिलिटी है या विजन है उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं और बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग होता है, बहुत चमकता है जब ये मैग्नीशियम मेटल का रिबन है। मैग्नीशियम मेटल काफ़ी सॉफ्ट होता है, ये रिबन शेप का होता है, इसको जलाने पे चमकता है काफ़ी तेज़ी से। तो अब एक्टिविटी में करना क्या है कि स्कूल में लैब में टीचर क्या करेंगे कि एक छोटा सा, या टीचर के प्रेजेंस में करिए, छोटा सा आप थिन स्ट्रिप लीजिए मैग्नीशियम रिबन का, मैग्नीशियम मेटल का पतला सा स्ट्रिप लीजिए, पतला सा पीस, इस प्रकार, इस साइज का, इस तरह का ले सकते हैं, जैसे ऐसा का, ऐसा ही रेक्टेंगुलर शेप का लंबा सा पतला सा एक ले सकते हैं, उसका पीस मैग्नीशियम रिबन का स्ट्रिप ले लिए, और क्लीन इट विथ क्लीन इट स्टिप विथ सैंड पेपर, और उस रिबन को रगड़ लीजिए। मैग्नीशियम रिबन के जो रिबन है या पीस है, उसको थोड़ा सा सैंड पेपर से, बालू के कागज से, सैंड पेपर आप जानते होंगे कि पेंट वगैरह करने के पहले
किसी भी सरफेस को रगड़ा जाता है सैंड पेपर से, तो वही सैंड पेपर से थोड़ा सा इसके टिप को रगड़ लीजिए। ठीक, फिर उसको कैंडल एक जलता रहेगा, कैंडल के पास ले जाइए और इस मैग्नीशियम रिबन को डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ेंगे, टोंग लेंगे। टोंग यानी एक चिमटा रहता है केमिस्ट्री लैब में या साइंस लैब में, उसकी हेल्प से पकड़े रहेंगे उस रिबन को और उस कैंडल के पास ले जाएंगे, उसके फ्लेम के पास ले जाएंगे। जैसे ही वो मैग्नीशियम रिबन जलना शुरू होगा, बहुत ही ब्रिलियंट वाइट लाइट, मतलब कि बहुत ही एकदम आंखें चौंध जाएंगी, ऐसा चकाचौंध जैसे बोलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होगा, जो आप लगातार देखेंगे तो आपको हार्म करेगा, आपके आँख की देखने की क्षमता को कम कर सकता है, क्योंकि हार्मफुल रेडिएशन निकलता है। तो इसलिए उसको जलाते हुए थोड़ा सा आँख इधर उधर कर लीजिए, तो काफ़ी चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक, वैन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव बिहाइंड पाउडरी एश। और जब पूरी तरह से जल जाएगा मैग्नीशियम रिबन, तो आप देखेंगे कि नीचे क्या गिराएगा, सफ़ेद कलर का ऐश। ऐश मतलब राख। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग जलाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में राख बचता है, कुछ चीज़ों में राख नहीं बचता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर में गैस निकलता है, उसमें राख बचता है नहीं, क्योंकि गैसियस फॉर्म में हमारा फ्यूल है। लेकिन लकड़ी को जलाते हैं या कुछ और जलाते हैं तो उसमें क्या है, उसका राख बचता है। तो यहाँ पे जो राख बचता है वो वाइट कलर का होता है मैग्नीशियम को जलाने पे। अब ऐसा क्यों होता है? डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? क्या जो ऐश है, जो राख बचा है जलाने के बाद मैग्नीशियम को, क्या वो मैग्नीशियम रिबन जैसा स्टार्टिंग में लिए थे उसी कलर का है? तो आप देखेंगे कि नहीं, मैग्नीशियम जो रिबन हम लोग लिए थे जलाने के पहले, उसका कलर अलग था, और जो राख जल के वाइट कलर का बना है उसका कलर अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है। आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ कलर चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे जो वाइट कलर का राख बना है ये कुछ अलग केमिकल बना है। और स्टार्टिंग में तो हम लोग मैग्नीशियम रिबन लिए थे। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे आप लोग को देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, उस रिएक्शन को आप समझते हैं। एक मिनट देखिए। हाँ, इसमें क्या दिया है कि मैग्नीशियम मेटल है और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। किससे? ऑक्सीजन से। कोई भी चीज़ जलता है तो वो कौन से गैस के प्रेजेंस में जलता है? ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, तो मैंने यहाँ Mg लिख दिया। और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी आग लगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, तो बना क्या? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो राख, हम लोग क्या बोल रहे थे? राख। ये राख का फार्मूला ये है MgO। यानी स्टार्टिंग में हमारा क्या था? मैग्नीशियम, लेकिन बाद में क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हुआ ना चेंज? तो यानी मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, एक नया केमिकल बन गया। तो नया कुछ जब बनता है तो किस तरह का चेंज होता है? केमिकल चेंज। तो ये भी मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला जो एक्टिविटी है, ये भी क्लियर करता है कि ये एक तरह का केमिकल चेंज है, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल से को जलाने पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एक नया केमिकल, जिसको आप लोगों को एक मिनट, जिसको यहाँ पर आपको समझाया गया है उसी रिएक्शन को जो मैं अभी समझा रहा था, ये MgO। ठीक ना? तो ये रिएक्शन होता है, इसकी वजह से एक नया केमिकल बनता है जो वाइट ऐश के रूप में, सफ़ेद राख के रूप में बनता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसमें नीचे इसके बॉक्स में आपको सावधानी दिया है, मैं भी बताने वाला था ये, कि जो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अभी आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये आप हायर क्लास में जाएंगे, क्लास 9th में। तो क्लास 9th में भी नहीं है, आप क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है वो केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे उसको बैलेंस करते हैं। अभी फ़िलहाल बस इतना छोटा सा एक्टिविटी समझ लीजिए कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल रिएक्शन को। ठीक है ना बच्चों? तो ये केमिकल इक्वेशन था। अब बाकी की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा, मार्क कर लेते हैं, यहाँ तक पढ़ा है। ठीक, अभी हम लोगों को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।